Hello students, this is our lecture number 2, chapter number 6, application of derivatives. Lecture number 1 में भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे रिलेटेड टू रेट ऑफ चेंज. सो जो भी दो चीज़ एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है लाइक एरिया एंड रेडियस ऑफ द सर्कल. सो रेडियस में चेंज करने पर एरिया डायरेक्टली चेंज होगा. सो किसी एक चीज़ में अगर हमें रेट ऑफ चेंज उसके गिवन होता है तो दूसरे में रेट ऑफ चेंज को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट किया था. अब इसी चैप्टर के कुछ और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. लाइक सपोज वी हैव अ रेक्टेंगल ओके विद लेंथ x एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज y. सो इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो हमें गिवन है x और इस रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो है हमारे पास y. यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग विद द रेट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीजिंग. इसका ब्रेथ जो है इसका जो विड्थ है वो डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज तो रेट ऑफ चेंज को हम नेगेटिव में लेंगे क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव रेट माना जाएगा और अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसे नेगेटिव रेट माना जाएगा. विद नेगेटिव 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. डिक्रीज की लैंग्वेज के साथ में कभी भी नेगेटिव नहीं देता. सो वहाँ पर लिखा होगा इज डिक्रीजिंग विद द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. लेकिन जब हमें क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ अप्लाई करना है तो उस वक्त हमें 4 को ऑलरेडी नेगेटिव का सिंबल खुद ही दे देना है ताकि वो अपने आप ही पता चल जाए कि ये डिक्रीज हो रहा है. ओके सो रेट ऑफ चेंज इन इट्स लेंथ एंड ब्रेथ both are given and now we have to find out the rate of change in its perimeter and its area at the moment when the length is 8 centimeter and breadth is 10 centimeter. सो उस मोमेंट पर इस रेक्टेंगल की पैरीमीटर और एरिया में रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है जिस मोमेंट पर इसका लेंथ होता है 8 सेंटीमीटर और इसका ब्रेथ होता है 10 सेंटीमीटर. ओके सो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. जो जो चीज़ें हमें गिवन था उसे हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है. क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लेंथ है x एंड ब्रेथ इज y. ओके देन the length is increasing with the rate of 5 centimeter per second and breadth is decreasing with the rate of 4 centimeter per second. And then at the moment when the length is 8 centimeter and breadth is 10 centimeter, we have to find out the rate of change in its perimeter and in its area. So पहले इसके perimeter rectangle के perimeter का फॉर्मूला होता है twice length plus breadth. ओके सो ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ ये हमारे पास पैरामीटर का फॉर्मूला है. वी हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज इन इट्स पैरामीटर. सो नाउ डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर देंगे. लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन बनेगा डी अपॉन डी टी इक्वल टू ट्वाइस. इसका डिफरेंशिएशन बनेगा डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी. वैल्यू पुट करते हैं हम पहले. सो टू डी एक्स अपॉन डी टी का जो वैल्यू है वो है पॉजिटिव 5 और डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू है नेगेटिव में 4. सो बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव 1 यानी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो ये बन जाता है इसके पैरामीटर में रेट ऑफ चेंज जो कि है पॉजिटिव, मतलब पैरामीटर में इंक्रीजमेंट होगा और वो होगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से. ओके देन अब एरिया के लिए सॉल्व करते हैं. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. सो x इंटू वाई से हम इसके एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हमें एरिया में भी रेट ऑफ चेंज को फाइंड आउट करना है. इसलिए इस इक्वेशन के भी दोनों साइड को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम. सो नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो टाइम के रेस्पेक्ट में लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन बनेगा डी ए अपॉन डी टी. राइट हैंड साइड में x और y दोनों मल्टीप्लाई में है तो अगर x को हम फिक्स करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन और एक बार y को फिक्स करके x का डिफरेंशिएशन. यहाँ डिफरेंशिएशन के लिए मैंने प्रोडक्ट रूल को अप्लाई किया है. सो x को फिक्स करके dy अपॉन डी टी और y को हम कांस्टेंट रखेंगे तो बन जाएगा dx अपॉन डी टी. वैल्यू पुट करते हैं. x का जो वैल्यू है वो है 8 मल्टीप्लाई में dy अपॉन डी टी है नेगेटिव में 4 प्लस y का वैल्यू है 10
मल्टीप्लाई में dx अपॉन dt का वैल्यू है पॉजिटिव 5, सो 8 4 ज़ा नेगेटिव 32 प्लस पॉजिटिव 15, सो ये बन जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब इसके एरिया में जो रेट ऑफ चेंज होगा वो इंक्रीजमेंट के लिए होगा और वो होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीजमेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने दो डायमेंशन में रेट ऑफ चेंज एक साथ सीखा था। तो दोनों डायमेंशन में एक साथ रेट ऑफ चेंज गिवन था और उन दोनों डायमेंशन के ऊपर डिपेंड मेरे पैरामीटर और एरिया दोनों के दोनों थे। पैरामीटर एक्स और वाई दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया भी एक्स और वाई दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है और उनसे हमने फाइंड आउट कर लिया पैरामीटर और एरिया दोनों में रेट ऑफ चेंज को। ओके, और साथ में एक और चीज़ हमने सीखा डिक्रीजमेंट के लिए, जहाँ पर भी डिक्रीजमेंट का वर्ड आएगा हम अपने आप ही वहाँ नेगेटिव का सिंबल खुद ही लगा देंगे रेट ऑफ चेंज के लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक वॉल है और उस वॉल के साथ में एक लैडर जो है सीधी वो लगी हुई है। वॉल क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पर होगी। इस लैडर का जो टोटल लेंथ है वो हमें गिवन है 5 मीटर्स। तो इस लैडर का जो टोटल लेंथ है वो हमें 5 मीटर्स ऑलरेडी गिवन है और अब इसका जो बॉटम पॉइंट है इसको यहाँ से खींचा जा रहा है, यहाँ से खींचा जा रहा है और इसको खींचने का जो रेट है वो हमें ऑलरेडी यहाँ गिवन है। इसको खींचने का रेट यहाँ पर है 4 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। याद रखना ये सेंटीमीटर्स में ये मीटर्स में है। तो इसको यहाँ से खींचा जा रहा है और खींचने का जो रेट है वो है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अगर किसी भी लैडर को अगर यहाँ से खींचा जाएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं इस मार्कर को लेता हूँ, अगर मैंने इसका ये सीधा यहाँ से खींचा तो ये जो टॉप पॉइंट है ये टॉप पॉइंट यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। देखो नीचे धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब ये जो हाइट है ना, ये हाइट धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो हाइट के में यहाँ पर चेंज जो होगा वो अपने आप ही नेगेटिव खुद ही आ जाएगा, मुझे उसको करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर हमें रेट ऑफ चेंज इसका गिवन है कि इसको नीचे से खींचा जा रहा है और वह 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो बताओ कि इसके हाइट में जो डिक्रीजमेंट होगा वो किस रेट से होगा। तो हाइट में डिक्रीजमेंट का रेट मुझे निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको वेरिएबल देंगे, मान लेंगे कि इसका जो ये वाला डिस्टेंस है यानी इसके बॉटम पॉइंट का वॉल से जो डिस्टेंस है वो है x मीटर्स और साथ में ये लैडर जिस हाइट तक जा रही है वॉल के वो है 5 मीटर्स। ओके, सो हमें क्या क्या गिवन है, गिवन स्टेटमेंट है कि इसका जो टोटल लेंथ है वो 5 मीटर, साथ में x में रेट ऑफ चेंज है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर लैडर को नीचे से खींचा जा रहा है तो मतलब श्योरिटी है कि x में यहाँ जो भी चेंजेस होंगे वो कुछ इंक्रीजमेंट के लिए होगा। x यहाँ से अगर इस सीढ़ी को खींचा जाएगा, लैडर को खींचा जाएगा तो x में इंक्रीज ही होगा। x जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। मतलब dx अपॉन dt एक तरह से इंक्रीजमेंट के लिए मतलब पॉजिटिव गिवन है। ओके, और अब मुझे फाइंड आउट करना है dy अपॉन dt का वैल्यू। उस मोमेंट पर मुझे फाइंड आउट करना है जिस मोमेंट पर ये जो लैडर का बॉटम पॉइंट है वो वॉल के साथ में 4 मीटर के डिस्टेंस पर रहता है। सो यहाँ पर हमें गिवन है कि एक लैडर जो है उसका लेंथ है 5 मीटर, वो वॉल के साथ में लगी हुई है। उसके बॉटम पॉइंट को यहाँ से आगे की तरफ खींचा जा रहा है अगेंस्ट द वॉल, वॉल के अगेंस्ट खींचा जा रहा है at the rate of 4 centimeter per second, and then at the moment when the distance of the bottom point from the wall is 4 meter, at that moment we have to find out the change in its height, decreasement in its height. Okay, so जिस मोमेंट पर ये डिस्टेंस 4 मीटर हो जाती है उसी मोमेंट पर मुझे y में जो रेट ऑफ चेंज है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले तो ये जो 4 मीटर्स है या जो 4 सेंटीमीटर है इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। यूनिट को मुझे सेम रखना पड़ेगा, या तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो या मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, जैसा भी है एक में तो चेंज करना होगा। सो मान लो कि मैं सबको सेंटीमीटर में चेंज करता हूँ तो मुझे इसको लिखना होगा 400 सेंटीमीटर्स। तो इसको मैं लिख दूंगा 400 सेंटीमीटर्स, या फिर बेटर होगा कि इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। सो अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो dx अपॉन dt को मुझे देना होगा 4/100 मीटर पर सेकेंड।
ओके, ये मैं dx अपॉन dt को काम में लूंगा। अब मैं x और y के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करूंगा। x और y के बीच में रिलेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25, ये बन जाएगा। अब दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो नाउ डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो ये बन जाएगा 2x और साथ में dx अपॉन dt। इसका डिफरेंशिएशन बनेगा 2y, और क्योंकि मैं टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ इसलिए dy अपॉन dt। राइट साइड में कांस्टेंट नंबर है जिसका डिफरेंशिएशन होगा 0। फिलहाल मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ, ताकि ये बनेगा x dx अपॉन dt प्लस y dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0। 2 जो मल्टीप्लाई में है वो 0 के डिवाइड में जाकर 0 बन जाएगा। तो नाउ x dx अपॉन dt प्लस y dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0। वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले x का वैल्यू हमें एक मोमेंट गिवन था 4 मीटर्स के लिए। dx अपॉन dt का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 4 डिवाइड बाय 100 प्लस अब हमें y का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। dy अपॉन dt तो मुझे फाइंड आउट करना है, लेकिन y को तो पुट करना पड़ेगा। और y को मैं कैसे पुट करूंगा कि भाई लैडर का जो लेंथ है वो फिक्स है 5 मीटर्स। ये एक मोमेंट लेकर s को कितना कर रहा है 4 मीटर्स। क्या सेम मोमेंट पर मैं y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से उस सेम मोमेंट पर मैं y का वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, जो कि हो जाएगा 3 मीटर्स। तो अब y का वैल्यू बनेगा 3 मीटर्स, मल्टीप्लाई में आएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0। सो ये बनेगा 16 अपॉन 100 प्लस 3 इंटू dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से 3 टाइम dy अपॉन dt इज इक्वल टू नेगेटिव 16 अपॉन 100, और dy अपॉन dt का वैल्यू बन जाएगा नेगेटिव 16 अपॉन 300। लेकिन हाँ, ये जो रेट ऑफ चेंज है ये मीटर पर सेकेंड में, ये मीटर पर सेकेंड में है, इसको अब सेंटीमीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। तो माइनस 16 अपॉन 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और ये चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड में। 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। सो माइनस 16 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा y में रेट ऑफ चेंज। और जैसा मैंने कहा था कि हमें नेगेटिव सिंबल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव ये अपने आप आएगा। तो नेगेटिव अपने आप ही आ गया, मतलब यहाँ से क्लियरिटी हो गई कि जैसे जैसे x में यहाँ इंक्रीजमेंट होगा y में यहाँ डिक्रीजमेंट हो जाएगा, और y में डिक्रीजमेंट का रेट होगा माइनस 16 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एक पार्टिकल है एंड द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ओके, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ओके, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये हमारे पास कि एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। इस कर्व का जो ग्राफ है वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होने की वजह से इस तरह से भी बन सकता है। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग इस तरह से उसका जो कर्व है वो मूव करेगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अ पॉइंट, वी हैव टू फाइंड आउट अ पॉइंट। एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो मुझे फाइंड आउट करना है एट विच द चेंज इन इट्स y कोऑर्डिनेट इज 8 टाइम्स द चेंज इन इट्स x कोऑर्डिनेट। मतलब है कि एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे पता करना है जिस पॉइंट पर y में जो चेंज होगा वो x में चेंज का 8 टाइम्स होना चाहिए। y में चेंज x में चेंज का 8 टाइम्स, तो y में चेंज को मैं क्या लिख सकता हूँ dy अपॉन dt, और x में चेंज को हम क्या लिख सकते हैं dx अपॉन dt। एंड द चेंज रेट ऑफ चेंज इन y कोऑर्डिनेट इज 8 टाइम्स रेट ऑफ चेंज इन x कोऑर्डिनेट। मतलब यहाँ से ये स्टेटमेंट एक तरह से मुझे गिवन है, y में जो चेंज होगा वो होगा dy अपॉन dt, और वो 8 टाइम्स होगा dx अपॉन dt का। ओके, और अब मुझे फाइंड आउट करना उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई हो सकता है। सो अब मैं इसके लिए यहाँ पर कर दूंगा डिफरेंशिएट। सो नाउ डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे 6, y का डिफरेंशिएशन बनेगा dy अपॉन dt, एक्स क्यूब का बन जाएगा 3x स्क्वायर, और साथ में dx अपॉन dt 2 कॉन्स्टेंट नंबर है जिसका डिफरेंशिएशन होगा 0। फिलहाल मैं dy अपॉन dt के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। सो 6 टाइम इंटू 8 इंटू dx अपॉन dt
इसके प्लेस पर 8 टाइम्स डी एक्स अपॉन डी टी पुट कर दिया हमने। सो 3x² साथ में डी एक्स अपॉन डी टी। फिलहाल दोनों साइड पे डी एक्स अपॉन डी टी से डी एक्स अपॉन डी टी कैंसिल हो जाएगा। 6 8 या 48 इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर। 3 से ही कैंसिल होगा 16 टाइम। सो 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x का यहाँ से वैल्यू बनेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव 4। मतलब उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव 4 भी हो सकता है और x कोऑर्डिनेट नेगेटिव 4 भी हो सकता है। ठीक है, अब उस पॉइंट का मुझे फाइंड आउट करना है y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना तो कर्व की इक्वेशन के अंदर x का कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे, y का कोऑर्डिनेट अपने आप बन जाएगा। तो एक बार हम पुट करेंगे x का वैल्यू पॉजिटिव 4, तो 6y इज इक्वल टू 4 का क्यूब बन जाएगा 64 एंड प्लस 2। सो 6y इज इक्वल टू 66 और y का वैल्यू बन जाएगा 11। मतलब पहला तो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 4,11, जहाँ पर y में जो रेट ऑफ चेंज है वो x में रेट ऑफ चेंज का 8 टाइम्स बनेगा। और दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए x का वैल्यू हम नेगेटिव का 4 पुट करते हैं इसके अंदर। सो कर्व के अंदर पुट करेंगे तो 6y इज इक्वल टू नेगेटिव 64 एंड प्लस 2। सो 6y इज इक्वल टू नेगेटिव 62 और y का वैल्यू बन जाएगा नेगेटिव 62 डिवाइड बाई 6, मतलब नेगेटिव 31/3। सो सेकेंड कोऑर्डिनेट बन गया -4, -31/3। तो ये दो ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पर y में रेट ऑफ चेंज x में रेट ऑफ चेंज का 8 टाइम्स बनेगा। ओके, सो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया किसी एक पार्टिकल के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए। इस कर्व के अलोंग वो पार्टिकल हमारा मूव कर रहा था, उसमें हमें कंडीशन ये गिवन है कि एक ऐसा पॉइंट पता करो, उसका कोऑर्डिनेट पता करो जहाँ पर y में जो रेट ऑफ चेंज है ना वो x में रेट ऑफ चेंज का 8 टाइम्स गिवन है। मतलब dy/dt इज 8 टाइम्स dx/dt। ओके, देन हमने सबसे पहले यहाँ डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसमें dy/dt के प्लेस पर हमने पुट किया 8 टाइम्स dx/dt। dx/dt दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा 48 इक्वल टू 3x² और यहाँ से x का वैल्यू बन जाएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव 4। सो x का वैल्यू या तो पॉजिटिव 4 काउंट करेंगे या नेगेटिव 4। एक बार x का वैल्यू पॉजिटिव 4 हमने इसके अंदर पुट किया जिससे y का कोऑर्डिनेट आ गया 11, और एक बार हमने x का वैल्यू नेगेटिव 4 इसके अंदर पुट किया जिससे y का वैल्यू बन गया नेगेटिव 31/3। सो मतलब या तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 4,11 या फिर पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -4, -31/3। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास में कि एक बकेट है या कोई भी एक सिलेंड्रिकल पाइप है, उसमें से मिट्टी को नीचे गिराया जा रहा है। ठीक है, तो सैंड जो है उसको नीचे ज़मीन पर गिरा रहे हैं। ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर किसी भी मिट्टी या किसी भी इस तरह की चीज़ को जब ज़मीन पर नीचे गिराया जाता है एक ही जगह पर कॉन्स्टेंटली, तो उससे एक कॉनिकल शेप बन जाता है। ओके, सो मिट्टी को गिराने का जो रेट है वो है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर क्यूब आ गया तो मतलब यहाँ से ये डायरेक्टली समझ सकते हो कि ये इसके वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज है। तो एक तरह से कॉन की वॉल्यूम जो है, कॉन का जो वॉल्यूम है वो हर सेकेंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज हो जाता है। तो ये गिवन है एक तरह से dV/dt का वैल्यू, ये है वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज जो कि है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज इन इट्स हाइट। इसके हाइट में रेट ऑफ चेंज हमें फाइंड आउट करना है, और साथ में एक और कंडीशन गिवन है, द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 6 टाइम्स द रेडियस। जो कॉन का हाइट है वो हमेशा इसके रेडियस का 6 टाइम्स होता है, ये हमें कंडीशन गिवन है। ओके, और मुझे dH/dt उस मोमेंट पर फाइंड आउट करना है जिस मोमेंट पर हाइट का वैल्यू हो जाता है 10 सेंटीमीटर। तो उस मोमेंट पर मुझे dH/dt का वैल्यू फाइंड आउट करना है जिस मोमेंट पर हाइट का वैल्यू होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले इसके वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज गिवन है, तो वॉल्यूम का हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो सही, लेकिन डिफरेंशिएशन अभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, सुन लो, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल है। अगर यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ साथ रेडियस भी बढ़ता जाएगा, हाइट भी बढ़ता जाएगा। सो मतलब इस तरफ कितने 2 वेरिएबल हो गए। सो 2 वेरिएबल हो गए तो मुझे केवल हाइट में रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है। वैल्यू केवल हाइट का गिवन है, तो रेडियस किस काम का है, रेडियस तो काम ही नहीं करेगा, रेडियस का वैल्यू भी नहीं दे रखा, रेडियस किसी काम का है नहीं, रेडियस में रेट ऑफ चेंज भी मुझे फाइंड आउट नहीं करना, तो रेडियस को यहाँ से हम हटा देंगे।
और उसके बाद में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जब ये केवल एक सिंगल वेरिएबल में पहुंच जाएगा, केवल h के अंदर ही पहुंच जाएगा। तो फिलहाल हम v इक्वल टू 1/3 पाई, रेडियस का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, रेडियस का वैल्यू बनेगा h/6, सो h/6 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h, सो 1/3 पाई मल्टीप्लाई बाय h क्यूब अपॉन ये बनेगा 36, सो पाई h क्यूब अपॉन 108, ये बन गया इसके वॉल्यूम का वैल्यू और ये सिंगल वेरिएबल में पहुंच गया। अब हम इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे dv/dt, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पर पाई और 108 कांस्टेंट है, h क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3h स्क्वायर, और क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसे dh/dt। dv/dt का वैल्यू हम सबसे पहले यहाँ पर पुट कर सकते हैं 12 इक्वल टू पाई अपॉन 108 इंटू 3, h का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर 10 और यहाँ बन जाएगा 10 का स्क्वायर मतलब 100 और इंटू में dh/dt। अगर हमें dh/dt को फाइंड आउट करना तो इन सारे वैल्यूज़ को हम इधर राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। पहले हम इस 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 3 से कैंसिल करेंगे 36 टाइम, ओके। सो अब ये वैल्यूज ट्रांसफर होगी तो ये बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू dh/dt, ओके। देन 4 से कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम और 25 टाइम, मल्टीप्लाई करते हैं तो 108/25 पाई सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, ये बन जाएगा dh/dt का वैल्यू। तो ये हाइट में रेट ऑफ चेंज जो कि आ गया है 108/25 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले रेडियस को यहाँ से पूरी तरह से हटा दिया, रेडियस को मैंने रिप्लेस किया, पूरी तरह से मैंने इक्वेशन हाइट के अंदर ट्रांसफर किया, उसके बाद मैंने डिफरेंशिएशन किया, क्योंकि ना तो रेडियस मुझे गिवन है और ना रेडियस में रेट ऑफ चेंज मुझे फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब मान लो कि हम यहाँ सिंगल वेरिएबल में नहीं पहुँचाकर यहीं पर डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या उससे गलत होगा क्या, या उससे कोई और रास्ता हो नहीं सकता, ठीक है। तो मैं इसी मोमेंट पर, जबकि यहाँ दो वेरिएबल दिख रहे हैं, मैं इसी मोमेंट पर इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। सो नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे dv/dt। इधर 1/3 और पाई जो है वो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर एच ये दोनों मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में है तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। सो आर स्क्वायर को फिक्स करके बनेगा dh/dt और h को फिक्स करके बनेगा 2r इंटू dr/dt, ओके। अब वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हाइट का वैल्यू अगर हमें 10 गिवन है तो हाइट का वैल्यू यहाँ 10 रखकर मैं रेडियस का वैल्यू निकाल लूंगा। सो हाइट का वैल्यू अगर 10 है तो रेडियस का वैल्यू बन जाएगा 10/6, 10/6 का मतलब 5/3, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि मुझे dr/dt से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको भी तो हटाना पड़ेगा। तो dr/dt को मैं हटाऊंगा इसका डिफरेंशिएशन करके। अगर मैं इस स्टेप का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये बनेगा dh/dt इक्वल टू 6 टाइम्स dr/dt, मतलब अब मैं dr/dt के प्लेस पर पुट कर सकता हूँ dh/dt डिवाइड बाय 6। सो वैल्यू पुट करते हैं 1/3 पाई, रेडियस का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था 5/3 का स्क्वायर मतलब 25/9, dh/dt मुझे फाइंड आउट करके बताना है, तो dh/dt सेम है, h का वैल्यू है 10 इंटू 2r, तो 2 इंटू r सो बनेगा 2 इंटू 5/3, और dr/dt के प्लेस पर हम पुट करने वाले थे dh/dt और साथ में 1/6। हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इधर dv/dt का वैल्यू हो जाएगा 12, तो इधर मल्टीप्लाई होगा, चाहे इसको इधर रख लो, 12 इक्वल टू पाई/3। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 25/9 dh/dt और साथ में है प्लस में यहाँ ये बन जाएगा डिवाइड में 18 और न्यूमरेटर में हो जाएगा कितना, चाहे 2 से इसको कैंसिल कर लो, 2 से ही कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, सो ऊपर बन जाएगा 50/9 dh/dt। अब dh/dt को हम कॉमन ले सकते हैं, सो पाई/3 यहाँ dh/dt कॉमन आएगा और अंदर इन दोनों का एडिशन बन जाएगा। सो 25/9 और 50/9 बन जाएगा 75/9 और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में 12। यहाँ से dh/dt को फाइंड आउट करने के लिए इन सारे नंबर्स को इधर ट्रांसपोज कर दो। सो 12 मल्टीप्लाई में 3 इंटू 9 डिवाइड में आएगा 75 और एक आएगा पाई इक्वल टू dh/dt। अब इस 3 से कैंसिल कर देते हैं हम इसको 25 टाइम, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 9 जा 108, सो 12 9 जा बन जाएगा 108/25 पाई, ओके। ये बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड जो कि है dh/dt का वैल्यू। सो dh/dt को मैंने यहाँ दोनों मेथड से फाइंड आउट कर लिया, एक जबकि मैंने रेडियस को यहाँ से पहले पूरी तरह से रिमूव करके हाइट के अंदर ट्रांसफर किया और फिर मैंने डिफरेंशिएशन किया।
दूसरा, जब मैंने रेडियस और हाइट दोनों को ही यहाँ डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और फिर मैंने इनके अंदर रेडियस dr/dt सबको बाद में रिप्लेस किया। पहले रिप्लेस नहीं किया था मैंने, डिफरेंशिएशन करने के बाद भी मैंने रिप्लेस किया। तो ज़्यादा बेटर ये होगा कि पहले रिप्लेस कर लें, बाद में डिफरेंशिएशन करें। सो इस क्वेश्चन को हम दो तरीक़ों से कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा ऑलरेडी बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 मार्क का छोटा सा क्वेश्चन बन चुका है। जैसे मान लो कि एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के अंदर हमें टोटल जो कॉस्ट है वो गिवन है 13x² प्लस 6x प्लस 5। ये हमें टोटल कॉस्ट का एक फंक्शन गिवन है जो कि x के अंदर है। x इज द यूनिट प्रोडक्शन, x जो है वो है प्रोडक्शन की यूनिट। तो प्रोडक्शन जो है उसका वैल्यू है हमारे पास x, और साथ में यह है टोटल कॉस्ट का हमारे पास एक फंक्शन। तो टोटल कॉस्ट का फंक्शन गिवन है, और अब हमें फाइंड आउट करना है मार्जिनल कॉस्ट। सो मार्जिनल कॉस्ट पहले होता क्या है, पहले इस चीज़ को समझते हैं। कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। ओके, मार्जिनल कॉस्ट होता है कि अगर एक यूनिट प्रोडक्शन बढ़ जाए ना, तो उसके रेस्पेक्ट में टोटल कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा, उसी को बोलते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट। मतलब मैं ये कह सकता हूँ द रेट ऑफ चेंज, ध्यान से सुनना, द रेट ऑफ चेंज इन इट्स टोटल कॉस्ट विद रेस्पेक्ट टू द यूनिट प्रोडक्शन या फिर टोटल प्रोडक्शन इज नॉन एज मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट होता है जो इसके टोटल कॉस्ट में प्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ चेंज है उसे कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट। सो मार्जिनल कॉस्ट एक तरह से बोला जाएगा dc/dx, यानी जो टोटल कॉस्ट है वो c से मैंने रिप्रेजेंट किया है, वो प्रोडक्शन की यूनिट पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है प्रोडक्शन पर। तो प्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में जो कॉस्ट में जो चेंजेज आता है उसको बोलते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करके। इसका डिफरेंशिएशन दोनों साइड कर लेंगे। लेफ्ट साइड का बनेगा dc/dx इज इक्वल टू 13 कॉन्स्टेंट है, यहाँ बन जाएगा 12x प्लस 6 और प्लस में आएगा 0। ओके, साथ में मुझे इसका मार्जिनल कॉस्ट उस मोमेंट पर फाइंड आउट करना था जिस मोमेंट पर प्रोडक्शन जो है वो होता है 100 यूनिट। तो x का वैल्यू गिवन है जिसे मैं यहाँ पर पुट करूँगा, ये एक तरह से मार्जिनल कॉस्ट में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो 13 2 26 00 प्लस 6, तो बन जाएगा 2606 रुपीज़, ओके, पर यूनिट। तो ये बनेगा हमारा मार्जिनल कॉस्ट। सो ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट है। और मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है, मार्जिनल कॉस्ट होता है कि टोटल जो हमारे पास कॉस्ट है उसमें रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में जो हमारे टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस होगा, जो रेट ऑफ चेंज होगा, उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ओके, सो इस एक्सरसाइज की जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिए। उसके अलावा भी जो 6.1 एक्सरसाइज है उससे क्वेश्चंस को बाकी अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि होगा हमारा इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस।